जिनको अगेती बिजाई करनी है अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ते में, और खाद जो किसान कहते हैं कि मेरे को तो 90-100 मन किले की लेनी है, 90-100 मन किले की लेनी है, उन किसान भाइयों के लिए है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है थोड़ी कि नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं A to Z फार्मिंग इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो लेकर के आए हैं HIU हिसार से जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो विभाग है वहां से हम वीडियो लेकर के आए हैं। गेहूं की फसल के बारे में ये वीडियो होने वाली है। कौन सा बीज लगाएं जो 90 मन 80 मन की पैदावार दे, और कौन सा जौ का बीज लगाएं, कितना यूरिया डालें, कितना DAP डालें, अभी जो सही समय है ये जानकारी लेने का। उसके बाद अपनी फसल की जो है बुआई कर सकते हैं। चलिए आपको अब मिलवाते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई से। सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कौन सी बीमारियां आती है और क्या क्या उसका रोकथाम है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। और जो भी भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पे आया है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप बेल वाला जो बटन है वो और ज़रूर दबाएँ। चलिए वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूँ एवं जौ अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट अनुवंशी एंड पौध प्रजनन विभाग के गेहूँ अनुभाग से किसान मेले के ऊपर यहाँ जो है हमारा गेहूँ का स्टॉल है, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमने किसानों के लिए 3 तरह की किस्में ईजाद कर रखी हैं। अगेती बिजाई जो 7 आखिरी सप्ताह अक्टूबर का और नवंबर के पहले सप्ते में 3 किस्में हैं जो आजकल पिछले साल ही रिलीज़ हुई हैं, जिसमें WH 1270 नंबर किस्म है जो बोनी किस्म है। 100 सेंटीमीटर के आसपास हाइट है, बालियाँ लंबी है, पैदावार बहुत अच्छी देती है। 75-76 मन से लेके और 90-91 मन तक की पैदावार देती हैं, और अधिक उपजाऊ और अच्छी ज़मीन जो खाद पानी जहाँ पे हम ज़्यादा दे सकते हैं, 5-6 सिंचाई देनी पड़ती है। और इसी के साथ में DWR करनाल की DBW 303 नंबर किस्म निकली हुई है। इसकी भी हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास है, गिरती नहीं है ये किस्में और ज़्यादा पैदावार देंगी। और 1-2 साल पहले हमारी एक DBW 187 नंबर DWR करनाल की किस्म है जो निकाली गई है। ये किस्म भी है, थोड़ी सी बढ़ती ज़्यादा है, लेकिन आजकल ये भी पैदावार अच्छी दे रही है। ये थी ज़्यादा अधिक उपजाऊ और ज़्यादा खाद पानी वाली जगह के लिए, जिनको अगेती बिजाई करनी है अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ते में। और खाद जो किसान कहते हैं कि मेरे को तो 90-100 मन किले की लेनी है, 90-100 मन किले की लेनी है, उन किसान भाइयों के लिए है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है थोड़ी कि आपने खाद जो है 1 कट्टा DAP की बजाय 1.5 कट्टा DAP, 2-2.5 कट्टे यूरिया की बजाय 3.5 कट्टे यूरिया डालनी है, और 5-6 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ में डाल के और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ में ये कंडीशन है कि आपको ना 40-45 दिन पर जब तने की पहली गांठ बनती है उस समय, और शिखर पत्ता जो फ्लैग लीफ बोलते हैं जिसमें बाल निकलती है, गोबे में जब बाल आती है 80-85 दिन पर, उस टाइम 2 स्प्रे करनी है। ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, वृद्धि नियंत्रक, जिनको आप जो है लियोसिन के नाम से, क्लोरमिक्वाट के नाम से केमिकल आता है, उसकी 0.2% की, और फोलिकर 0.1% टेबुकोनाजोल के नाम से जो आता है, इनकी स्प्रे करनी है आपने। एक तो 40-45 दिन पे और एक 80-85 दिन पे। ये स्प्रे क्या काम करेगी, ये इनकी बदवार को 5-10 सेंटीमीटर घटा देगी, और जो तना अंदर से थोथा है उस तने के अंदर धागे बन जाएंगे और तना पूरा भर जाएगा, जिससे ये किस्में गिरेंगी नहीं और आपको ज़्यादा पैदावार देंगी। दूसरे टाइप के हमारे पास किस्में हैं जो समय की बिजाई और अच्छे खाद पानी के लिए। समय की बिजाई मतलब 1 से 20 नवंबर तक आप बिजाई कर सकते हो। इनके अंदर 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 कट्टे यूरिया ऊपर से डालनी है। इनके अंदर किस्म है हमारी 2013 की निकाली हुई WH 1105 नंबर किस्म 2013 में निकाली है। इसकी बहुत अच्छी पैदावार है, 60 से लेके 70-72 मन तक की पैदावार दे देती है। दूसरी किस्म 2019 में हमने निकाली है, थोड़ी बढ़ती है, WH 1184 नंबर। इस किस्म की खासियत है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है,
तूड़ा भी अच्छा होता है, बालियाँ लंबी है, पीला रतुआ नहीं आता। और इसी तरीके से HD 3086 जो है पहले की किस्म जो है पूसा इंस्टीट्यूट की चल रही है, ये समय की बिजाई के लिए ये किस्में हैं जो 60-70 मन से लेके 70-75 मन तक निकल जाती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की मात्रा कम है और जो बिजाई करना चाहते हैं गेहूं की, उनके लिए हमने 2014 के अंदर 15 के अंदर एक किस्म निकाली है WH 1142 नंबर, जो 2 पानी के लिए गेहूं की किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि अगेती बिजाई करके 2 पानी में ही आप 48-50 मन की पैदावार ले सकते हैं। और गंगानगर में 2 पानी में भी 62.5 मन तक की ये आपकी पैदावार इस किस्म ने दी है। पहला पानी 20-22 दिन पर फुटाव होते समय, दूसरा पानी 80-85 दिन पर बालियाँ निकलते समय देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। खाद की मात्रा आपने कम देनी है इसमें। कम का मतलब 1 कट्टा DAP, 1 कट्टा यूरिया ही देना, ऊपर से ज़्यादा खाद नहीं देनी। इसी तरह WH 1080 नंबर किस्म है जो 2010 में हमने निकाली है, बारानी क्षेत्रों के लिए निकाली है, जो 30-32 मन से लेके और 44-45 मन तक बारानी के रूप में भी दे देती है। और जितना पानी और खाद देते जाओगे पैदावार बढ़ती जाएगी, 60-65 मन तक निकल जाती है, क्योंकि एक बोनी किस्म है। और इसी के साथ में HD 3226 पिछली साल जो पूसा इंस्टीट्यूट ने निकाली है, ये थोड़ी सी लंबी बढ़ने वाली किस्म है लेकिन अच्छी पैदावार देती है, पीला रतुआ की रोगरोधी है और आपकी जो है 60-70 मन से लेके 70-72-75 मन तक की पैदावार दे देती है। अब आता है 75 गेहूँ का किस्में। 75 गेहूँ के अंदर 2014 में हमने एक बहुत बढ़िया किस्म निकाली है WH 1124 नंबर, जो पूरा दिसंबर के महीने में बिजाई करके और हम इस किस्म की 48-50 मन से लेके 55-56 मन तक की पैदावार ले सकते हैं। पीला रतुआ नहीं लगता, दाना बहुत मोटा है और 75 बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कई किसान भाई इसको थोड़ा अगेती भी बो देते हैं, 25 नवंबर 20 नवंबर के बाद बो देते हैं तो पैदावार और भी अच्छी देती है ये किस्म। तो 75 बिजाई में भी और थोड़ा सा अगेती बोगे तो भी अच्छी पैदावार देगी। और DWR करनाल ने DBW 173 निकाली हुई है 75 बिजाई के लिए। और पूसा इंस्टीट्यूट ने HD 3226 नाम की किस्म है जो 75 बिजाई के लिए निकाली हुई है। तो ये सारी किस्में थी कम 75 बिजाई के लिए पूरा दिसंबर के महीने के लिए। अब ये किस्में हैं 2 हमने निकाली हुई है WHD 943 और WHD 948 कठिया गेहूं की किस्में। कठिया गेहूं की किस्में जो हैं रोटी बनाने के काम नहीं आती, इनका मैक्रोनी, पास्ता, सूजी, नूडल्स वगैरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं वो हैं इनकी किस्मों के लिए। तो इनकी पैदावार थोड़ी सी हमारी जो है ये किस्में हैं जो चपाती वाली किस्में हैं उनकी अपेक्षा इनकी थोड़ी सी पैदावार कम है, 50-55 मन तक की पैदावार देती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनने की वजह से इनका भाव थोड़ा सा 100-200 रुपये कुंटल तेज़ भी रहता है, दाना चमकदार है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। इनके अंदर बीटा ग्लूटन विटामिन A का सोर्स होता है जो आँखों की रोशनी के लिए ठीक है, तो वो भी है। लेकिन हम पंजाब हरियाणा में इन किस्मों को कम बोते हैं। क्यों बोते हैं कि इनका जो ऊपर का जो आन है, तूड़ जो है वो बहुत लंबा है, ये पशुओं के खाने से उनके मुंह में फंस जाता है, इसलिए हम इसकी खेती कम करते हैं। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर बोई जाती है। तो ये तो थी सारी किस्में। ये हमारी एक बहुत सबसे ऊंची किस्म, लंबी बढ़ने वाली देसी C306 हिंदुस्तान के अंदर क्वालिटी के हिसाब से इस किस्म का अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। क्वालिटी का मतलब इसमें प्रोटीन तो 10.5% ही है और किस्मों के अंदर 11, 11.5, 12% है। लेकिन इसका 10.5% प्रोटीन होने के बाद भी इसकी चपाती बहुत बढ़िया बनती है, जो सुबह बनाते हो शाम तक नरम रहती है। इसका आटा जो जब गूंथते हैं तो पानी ज़्यादा सोखता है और इसकी 10.5% प्रोटीन है, वो भी उन 11-12% की बजाय शरीर को ज़्यादा लगती है। इसलिए जो किसान भाई देसी गेहूँ बोना चाहते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि एक तो वो इसके अंदर खाद का कम प्रयोग करें, बहुत कम खाद डालें। ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो उनके लिए देसी खाद से ही हो जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर पानी 1 या 2 ही दें, ज़्यादा पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी दोगे, ज़्यादा खाद दोगे तो गिरेगी, पैदावार आपकी कम होगी। इसलिए जिन किसान भाइयों को देसी बोनी है वो 1-2 पानी और कम खाद दें। इसके साथ में हमारे साथ जो है जौ की किस्में भी हैं। 393 नंबर जौ की किस्म ज़्यादातर हम बोते रहे हैं, पहले बहुत अच्छी पैदावार देती थी 60-65 मन के आसपास। लेकिन इसमें थोड़ा सा पत्ते के ऊपर
कंगारी काला पत्ता हो जाता है, वो बीमारी आने लगी, तो उसका तो बीज उपचार करके बो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक नई किस्म निकाली हुई है BH 946 नंबर। ये किस्म बहुत अच्छी किस्म है, इसकी थोड़ी बढ़ती है, गिरती भी कम है, पैदावार भी अच्छी देगी। तो जो 393 बोते थे उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारी नवीनतम किस्म जो है BH 946 का बिजाई करें। और इसके बाद हमारे पास एक किस्म है BH 885। ये 2 रोड, ये 6 लाइनों वाली है, ये 2 लाइनों वाली है, 2 रोड बोलते हैं। तो 2 रोड किस काम की आती है? ये माल्ट वाली किस्म है। माल्ट का कहाँ प्रयोग होता है? बीवरेजेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है कि इसके अंदर से बियर बनती है और इसका भाव भी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी सरकार इसकी पैदावार करवाती हैं कई कंपनियां। तो ये सारा गेहूं से संबंधित आपको, किसानों से संबंधित बता दिया। अब आपको जो है बायोफोर्टिफिकेशन, इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और निमेटोड से संबंधित कोई बीमारी आती है उनसे संबंधित हमारे पास डॉक्टर दिव्या फोगाट और डॉक्टर प्रियंका बैठे हैं, वो बताएंगे आपको इसके बारे में। मैं डॉक्टर दिव्या फोगाट गेहूं एवं जौ अनुभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। पोषक तत्व संवर्धन के द्वारा 2 किस्में ईजाद की गई हैं। पहली किस्म है WB02। यह किस्म DWR करनाल ने ईजाद की है, जिसको आज के दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल उनने WB02 ईजाद की है। इस किस्म में जो पोषक तत्व हैं जैसे आयरन है, लो, जस्ता है, जिंक, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई गई है। जो हमारी ये आम किस्में हैं इनमें लो और जस्ता की मात्रा थोड़ी कम है। लेकिन जो ये पोषक तत्व संवर्धन के द्वारा ईजाद की गई किस्में हैं, इनके अंदर गेहूं एवं जौ की मात्रा 42 ppm से लेकर 45 ppm तक पाई गई है। इसी तरह एक और वैरायटी है, वो है HPBW01 और आप कह सकते हो PBW जिंक 1। इसमें भी जो लोह और जस्ता की मात्रा है ये 42 ppm से ऊपर ही है। साथ में इन दोनों ही किस्मों की औसत जो पैदावार है वह 52 मन प्रति एकड़ के करीब पाई गई है। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है, अधिकतम पैदावार के साथ साथ ऐसे किस्मों का भी चुनाव करें जिनके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा हों। धन्यवाद। तो मेरा नाम प्रियंका दुग्गल है। मैं गेहूं व जौ विभाग में सूत्रकृमि के तहत काम कर रही हूँ, सूत्रकृमि के ऊपर काम कर रही हूँ। वैसे तो आजकल सूत्रकृमियों की समस्या काफ़ी फसलों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, लेकिन हम गेहूं व जौ विभाग में काम करते हैं। तो जो सूत्रकृमि गेहूं व जौ में पाया जाता है उसको हम धान पुट्टी सूत्रकृमि कहते हैं, यानी कि सीरियल सिस्ट निमेटोड। यह सूत्रकृमि रेतीली भूमि में ज़्यादा पाया जाता है और सुप्त अवस्था में रहता है। जब हमारे खेत में कोई फसल नहीं होती तब सिस्ट जिसको हम कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे एग्स व जुवेनाइल होते हैं। जो निमेटोड एग्स, उसके अंदर एग्स और जुवेनाइल्स होते हैं जो सिस्ट के अंदर भरे रहते हैं। और जैसे ही हम अपने खेत में फसल उगाते हैं तब ये निमेटोड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी खेत को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ों पे आक्रमण करते हैं, वह जड़ों के अंदर घुस जाते हैं और अपना भरण पोषण वहीं से लेते हैं। इसलिए जो खाद और पानी फसल को जाना चाहिए था वो फसल को ना जाके सूत्रकृमि को जाता है, जिससे सूत्रकृमि फूल जाता है, क्योंकि वह एक ही स्थिति में एक ही जगह पर रहकर अपने खाने पीने की व्यवस्था करता है और एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाता है जिसको हम सिंसीशियम कहते हैं, जो उसके भरण पोषण का काम करती है। अब ये जो सूत्रकृमि है रेतीली भूमि में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे हल्की सॉइल, अगर हम कहें जहाँ पे हल्की सॉइल है, जहाँ पे गेहूं में जौ लिया जाता है। मोस्टली ये अपनी क्रॉप के लिए स्पेसिफिक है, मीन्स ये व्हीट एंड बार्ले या गेहूँ या जौ में ही आता है और इन्हीं फसलों को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम इस सूत्रकृमि को कैसे पहचानें? मीन्स इस सूत्रकृमि के कारण जड़ें तो झाड़ीनुमा हो ही जाती हैं, लेकिन ऊपर के खेत में अगर हम देखें तो पैच बन जाते हैं।
खेत में पीलापन आ जाएगा और वो पीलापन ऐसे एक जगह सारे खेत में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो पैच बन जाते हैं जगह जगह, जैसे कि किसी ने फसल उखाड़ रखी हो तो पैची अपीयरेंस रहेगी फील्ड में और ग्रोथ कम हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। और ऐसे पौधों को अगर हम उखाड़ कर देखें तो उनकी जड़ें झाड़ीनुमा मिलेगी और जब फसल 100 से 120 दिन की हो जाती है तब उन जड़ों पे सफ़ेद रंग की मादा सूत्रकृमि आपको दिखाई देगी, जो कि 100% आप इसको कह सकते हैं कि ये फसल निमेटोड से प्रभावित है, क्योंकि वो निमेटोड उस फसल से अटैच्ड है उस टाइम पे। अब करते हैं इसके समाधान की बात कि हम कैसे निमेटोड का समाधान अपने खेत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब सूत्रकृमि हमारे खेत में आ जाता है तो उसके आने के बाद 100% हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारे पौधे की पैदावार हम अच्छे से ले सकें और सूत्रकृमि को भी हम नियंत्रित कर सकें। इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब मई जून में तापमान बहुत हाई हो जाता है तो हमें डीप समर प्लोइंग यानी गहरी जुताई करनी है। 20 से 25 दिन के अंतराल पे खेत में गहरी जुताई करें और इस प्रैक्टिस को 2 या 3 बार फॉलो करें। दूसरा निदान जो है, हम गेहूं को जैसे सरसों, चना, इन सब फसलों के साथ फसल चक्र में अपना सकते हैं, जिससे कि इस सूत्रकृमि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा मेथड, अगर हम इस निमेटोड को कंट्रोल करने की बात करें तो हमें अपने गेहूं की बिजाई अगेती बिजाई करनी है। मीन्स हमें अपनी बिजाई 15 नवंबर से पहले कर लेनी है, जिससे कि पौधा इतना मजबूत हो कि जब सूत्रकृमि इस पर आक्रमण करे तो वो उसको आक्रमण को सहन कर सके। चौथा उपाय हम बात करते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी यानी रोग प्रतिरोधी किस्म। गेहूं की एक प्रतिरोधक किस्म है जो सूत्रकृमि के लिए बनाई गई है, राज MR1 और बारले के केस में है BH75, BH393 एंड राजकिरण। चौथा उपाय, अगर हम सूत्रकृमि नियंत्रण का बात करें तो हम बीज उपचार कर सकते हैं। एजोटिका हमारा 4 नंबर एटीक सेंटर पे मिलता है, जिसकी 50 ml की पैकिंग आती है और जो 10 kg सीड के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे बीज को छाया में सुखाकर ही बिजाई करें। और सबसे लास्ट में यहाँ कहें जो अवॉइडेबल जो मेथड हो सकता है सूत्रकृमि को नियंत्रण करने का, वो है केमिकल का प्रयोग। हमारे पास एक केमिकल है कार्बोफ्यूरान, उसको हम खेत में डाल सकते हैं बिजाई के समय, जिससे कि सूत्रकृमि का प्रबंधन हो जाता है। और इन सब तरीकों को या इन सब मेथड्स को अपनाकर आप अपने खेत में सूत्रकृमि का निदान कर सकते हैं। और सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं है कि आपके खेत में सूत्रकृमि है या नहीं है, तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं सूत्रकृमि विभाग से CSHU हिसार। उसके बाद ये प्रैक्टिसेज आपको फॉलो करनी है। थैंक यू।